नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम निमी असाइनमेंट का सलूशन करने जा रहे हैं और ये जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो अभी रिसेंटली सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला है, उन लोगों के लिए ये 100% पीडीएफ यूजफुल होगी। इस पीडीएफ से ही उन लोगों के सीबीटी एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन आने की संभावना रहती है या आता है। 100% क्वेश्चन इस पीडीएफ से ही आते हैं। तो दोस्तों, यदि जिन स्टूडेंट को ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट का एग्ज़ाम देना है, वो भी स्टूडेंट इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं और इस वीडियो का सॉल्यूशन देख सकते हैं। उन स्टूडेंट के लिए भी ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। तो दोस्तों, आइए हम इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ में हम प्रत्येक वीडियो में 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों, आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। दोस्तों, ये आर्मेचर है। आर्मेचर के ये जो भाग को दिखा रहा है, यही एक्स वाले भाग को ये पूछ रहा है। तो ये जो भाग होता है, इसे कहते हैं राइजर। इसको कहते हैं राइजर, या इसका दूसरा नाम लग होता है। तो ऑप्शन ए जो है आर्मेचर कोर गलत है। ब्रश भी नहीं होगा। कम्यूटेटर राइजर, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा कम्यूटेटर राइजर। इसका दूसरा नाम लग भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, डीसी जनरेटर का नाम क्या है। ये आप फिगर देख रहे होंगे, इसमें फिगर देख के बताना है कि ये जनरेटर कौन सा है। इसमें हम देख रहे हैं कि ये आर्मेचर है, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है और ये फील्ड वाइंडिंग है। तो सीरीज आर्मेचर और सीरीज वाइंडिंग के समांतर में ये फील्ड वाइंडिंग है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये लॉन्ग शंट है। और लॉन्ग शंट में ये कौन सा शंट है, डिफरेंशियल है कि कंपाउंड है। तो उसके लिए इसका हम करंट की डायरेक्शन को देखते हैं। तो इसकी करंट की डायरेक्शन ऐसे दी है और इसमें ऐसी दी है। तो जब करंट की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है, तो उस कंडीशन में डिफरेंशियल कंपाउंड होता है। तो ये जो इसका आंसर होगा, ये लॉन्ग शंट डिफरेंशियल होगा। ऑप्शन ए है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लोमिंग के दाएं हाथ का नियम का उपयोग किया जाता है। और डीसी जनरेटर हो या एसी जनरेटर हो, दोनों में जो प्रेरित ईएमएफ होता है वह कैसा होता है, तो वो एसी होता है। यहाँ जो है, यहाँ प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए तो फ्लोमिंग के दाएं हाथ का नियम, यानी ऑप्शन नंबर ए है कार्क स्क्रू नियम, गलत है। दाहिने हाथ का हथेली नियम, गलत है। फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम, नहीं। बाएं हाथ का नियम जो होता है मोटर के लिए होता है, यानी ऑप्शन जो डी दिया है ये फ्लोमिंग के दाहिने हाथ का नियम, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए सूत्र का उपयोग किया जाता है। बैक ईएमएफ का सूत्र E बराबर 5ZNP/60A, ठीक है। ईबी जो होता है बैक ईएमएफ होता है,
फाई जो है फ्लक्स है, जेड जो है चालक की संख्या है, एन जो है वह गति है, पी जो है पोल है, ए जो है समांतर रास्तों की संख्या है और ये 60 है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन जो है ए नंबर पे फाई जेड एन ये गलत है, बी पे ये भी गलत है, सी ऑप्शन दिया है फाई जेड एन पी अपन 60 है, यानी सी नंबर ऑप्शन सही है। दोस्तों इसमें ये जनरेटर के लिए पूछा है, यदि मोटर के लिए भी बैक ईएमएफ का सूत्र पूछता तो दोनों में सेम होता है, फाई जेड एन पी बटा 60 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, ईएमएफ की गणना करने के लिए सूत्र ज्ञात करें डीसी मोटर में। इसमें मोटर में और जनरेटर में मैं दोनों बता दे रहा हूँ। टर्मिनल वोल्टेज यदि मोटर में कहता है, टर्मिनल वोल्टेज वी को कहते हैं, तो ई बी प्लस आई ए आर ए होता है। आई ए जो है आर्मेचर करंट है और आर ए जो है आर्मेचर रेजिस्टेंस है और ई बी बैक ईएमएफ है। ये जो है ये मोटर के लिए होता है, टर्मिनल वोल्टेज V इक्वल टू ई बी प्लस आई ए आर ए। अगर जनरेटर के लिए कहता टर्मिनल वोल्टेज तो V इक्वल टू ई बी माइनस केवल हो जाता, बाकी सब कुछ वही रहता आई ए आर ए। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा है बैक ईएमएफ, ये वाली चीज़ पूछ रही है और मोटर में पूछ रही है, तो इसको हम पक्षांतर करेंगे। तो जब इस यहाँ मोटर में है, यहाँ प्लस है, इधर इसको लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी फुल्ली जो है ये फार्मूला बन जाएगा ई बी इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए। ठीक है, ऑप्शन में देख लेते हैं, तो ऑप्शन में सी में ये ऑप्शन दिया हुआ है, ई बी इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? पोल शू है, ये पोल शू है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पोल शू जो होता है ये ऐसे होता है और ये ऐसे लगा रहता है। पोल शू का काम होता है जब फील्ड पोल पे बाइंडिंग की जाती है तो वह गिरने से रोकता है, आर्मेचर पर गिरने से रोकता है, सपोर्टिंग का काम करता है। और पोल शू का एक और काम होता है कि आर्मेचर से जो फ्लक्स कटता है उसको फैलाने का काम करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, जनरेटर का नाम क्या है? यहाँ फिगर दिया हुआ है और फिगर देख के जनरेटर का नाम बताना है। यहाँ हम देख रहे हैं कि डीसी सप्लाई बाहर से एक्साइटेशन दिया जा रहा है। जब बाहर से एक्साइटेशन दिया जाता है ना, तो वह सेपरेटरी एक्साइटेशन होता है, यानी अलग से उत्तेजित जनरेटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही होगा। उसके बाद यदि ऑप्शन नंबर ए पर है शंट जनरेटर, श्रेणी जनरेटर और यौगिक जनरेटर, यौगिक यानी कंपाउंड, कंपाउंड में दो होते हैं, कम्युलेटिव भी होता है और डिफरेंशियल भी होता है। तो ये तीनों जो है ना ये सेल्फ एक्साइटेशन होते हैं, यानी इनके पोल पहले से अपने में अवशिष्ट चुंबकत्व रखते हैं। तो ये जो है शंट मोटर, श्रेणी मोटर और कंपाउंड, ये तीनों सेल्फ एक्साइटेशन में आते हैं और सेपरेटली एक्साइटेशन जो होता है ना वो अलग से डीसी दिया जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अलग से यहाँ डीसी सप्लाई दिया जा रहा है, यानी सेपरेटली एक्साइटेशन जनरेटर है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जाता है? जनरेटर जो है चलता है मैकेनिकल ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन जो है जनरेटर से पूछा है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
9 नंबर, जनरेटर फील्ड का नाम क्या है? जनरेटर फील्ड का नाम क्या है? यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ जो है ये जो है पोल शू है, पीछे क्वेश्चन में इसका हम एक्सप्लेन किए, और इस पर ये फील्ड वाइंडिंग की हुई है। फील्ड वाइंडिंग जो है ये देख रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन इधर है और एक की डायरेक्शन इधर है, डायरेक्शन अपोजिट हो गई। अपोजिट जब डायरेक्शन होता है तो वो डिफरेंशियल होता है, तो डिफरेंशियल देख लें किसमें दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, जनरेटर का सिद्धांत क्या है? जनरेटर का सिद्धांत क्या है? सिद्धांत है फैराडे का विद्युत चुंबकीय इंडक्शन नियम होता है। और जनरेटर में कहता है कि जनरेटर का सिद्धांत यहाँ पूछा है तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय इंडक्शन नियम होगा, यानी ऑप्शन जो है इसका डी सही होगा, फैराडे का विद्युत चुंबकीय इंडक्शन नियम। अगर इसका चालन की दिशा या प्रेरित ईएमएफ की दिशा पूछता तो फ्लोमिंग के दाहिने हाथ का नियम उस कंडीशन में होगा। अगर मोटर का कंडीशन पूछता इसी क्वेश्चन में तो फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम होता। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ का सूत्र क्या होता है? प्रेरित ईएमएफ F बराबर BLV साइन थीटा होता है। BLV साइन थीटा नहीं है, गलत है, ये भी आई इसमें नहीं है, BLV ये है, BLV साइन थीटा, यानी सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए ऑप्शन ए जो है कर्क का स्क्रू नियम, बी जो है दाहिने हाथ की हथेली का नियम, सी है बाएं हाथ का नियम, और डी जो है फ्लोमिंग के दाहिने हाथ का नियम। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यानी फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम। अगर दाहिने हाथ का पूछता तो दाहिने हाथ का जो होता है प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चित्र में दिखाया गया डीसी जनरेटर के किस भाग का नाम है? ये देख रहे हैं कि ये बाहर की बॉडी दिखा रहा है, ये बॉडी है, ये बॉडी है, यानी ये फ्रेम या योक है। यहाँ जो देख रहे हैं ये इसका बेस है, यहाँ जो है हुक है, और यहाँ जो है ये इसका टर्मिनल बॉक्स है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, योक या फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या। लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या जितने पोल होते हैं उतने समांतर रास्तों की संख्या होती है। लेकिन इसमें कंडीशन दिया है कि डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग है, तो पोल 4 है तो ये 4 हो जाएगा, तो समांतर रास्ता भी 4 हो जाएगा। लेकिन अगर डुप्लेक्स दिया है तो इसमें 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी का 8, यानी ये 8 रास्ते हो जाएंगे। अगर यह ट्रिप्लेक्स रहता तो यहाँ 3 कर देते, अगर क्वाडुप्लेक्स होता तो यहाँ 4 कर देते। यहाँ डुप्लेक्स का दिया इसलिए 2 किए हैं, तो 4 दूनी का 8, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर ये वेव बाइंडिंग के लिए रहता तो वेव बाइंडिंग में पोल कितने भी हो रास्ते 2 ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, डीसी जनरेटर के किस भाग को दिखाया गया, इस भाग का नाम क्या है? ये देख रहे हैं कि इसमें स्लॉट कटा है इसके बाहरी भाग में, ठीक है, तो ये आर्मेचर कोर लेमिनेशन होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे लगाए जाते हैं? इंटरपोल जो होते हैं
वह आर्मेचर के सीरीज में लगाए जाते हैं, लेकिन मेन पोल के बीच में छोटे छोटे लगाए जाते हैं, जैसे हम यहाँ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में जो छोटे छोटे पोल लगते हैं वो इंटरपोल होते हैं। दो मेन पोल के बीच में एक इंटरपोल आता है और यह आर्मेचर के सीरीज में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, आर्मेचर के साथ सीरीज में, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की क्या आवश्यकता है? अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता जो होती है वोल्टेज निर्माण करने में होती है। ऑप्शन ए जो है वह वोल्टेज का निर्माण करने में, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अवशिष्ट चुंबकत्व जो होता है वो डीसी जनरेटर के पोल का अवशिष्ट चुंबकत्व जब समाप्त हो जाता है तो डीसी शंट जनरेटर लगा करके उसको 10% सप्लाई देते हैं, तो पुनः उसमें अवशिष्ट चुंबकत्व बन जाता है। अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त कैसे होता है? तो बहुत दिनों तक उसको प्रयोग न किया जाए और जनरेटर को छोड़ दिया जाए तो अपने आप जो है अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। तो इसका जो पूछा है उसका फिलहाल क्वेश्चन का आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, डीसी मशीन में वे कौन से दो बिंदु है जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं? ब्रश संपर्क प्रतिरोध को जो मापने वाला होता है वो यहाँ जैसे आर्मेचर लग गई तो यहाँ से राइजर निकल गया, राइजर निकल गया तो यहाँ पे कम्यूटेटर लगा रहता है। कम्यूटेटर की ये विशेषता होती है कि अगर हम इसके इनपुट पे एसी दिए तो यहाँ डीसी देता है आउटपुट में, अगर हम इसके इनपुट में डीसी दिए तो इसके आउटपुट में एसी देता है। ये कम्यूटेटर का काम होता है और इसी कम्यूटेटर पर ब्रश लगा रहता है दोनों साइड और इसी ब्रश से बाह्य हम करंट लेते हैं, वोल्टेज लेते हैं। तो इसका जो फंक्शन होता है वह ब्रश और कम्यूटेटर, ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध का होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, विपरीत प्रतिरोध के बीच प्रतिरोध नहीं होगा, कम्यूटेटर, ब्रश और कम्यूटेटर राइजर के बीच प्रतिरोध नहीं है, ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध, जी हाँ, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में दिखाया गया है? यहाँ वोल्टेज ड्रॉप है, यहाँ जो है टर्मिनल वोल्टेज है, ये लोड करंट है। यहाँ पे दिखा है दो पार्ट, यहाँ देख रहे होंगे, ये एक्स वाला है और ये है। एक्स वाला जो पार्ट है वो आर्मेचर रिएक्शन वाला है, ऊपर का जो है ये आर्मेचर रिएक्शन का है और नीचे वाला जो है आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप है। दो है, ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए। एक्स वाले जो पार्ट को दिखाया गया है, एक्स वाले को, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप और इसके नीचे वाले पार्ट को, ये वाले पार्ट को क्या कहते हैं? आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। फिलहाल यहाँ इस पार्ट को पूछा है तो इसको कहेंगे आप आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। ऑप्शन ए है पूर्ण वोल्टेज, पूर्ण लोड वोल्टेज पाथ, गलत है। बी है आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप है लेकिन ये नीचे वाले का है, ये नीचे वाले को कहते हैं। सी है आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, यानी आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप ऊपर वाले को पूरे एक्स को कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में लगी है? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में लगी है? शंट जनरेटर का हम फिगर ड्रा कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये हमारी आर्मेचर हो गई,
ये कहा है कि कंपाउंड में दो बाइंडिंग होगी। कंपाउंड अगर जनरेटर है तो दो बाइंडिंग होगी, एक शंट फील्ड बाइंडिंग और एक सीरीज फील्ड बाइंडिंग। तो यहाँ जो है हम सीरीज फील्ड बाइंडिंग लगा देंगे, यहाँ से हम सप्लाई कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ साफ साफ लिखा है कि यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में है, यानी आर्मेचर के समांतर में शंट फील्ड बाइंडिंग हो गई, तो ये क्या होगा? ये फिगर जो आपको अभी ड्रा हुआ ये किसको प्रेजेंट कर रहा है? तो ये कंपाउंड तो है, लेकिन ये शार्ट शंट कंपाउंड है, शार्ट शंट, क्योंकि ये केवल इसकी जो फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर के समांतर में हो रही है, इसलिए ये शार्ट शंट कंपाउंड होगा। तो ऑप्शन है ये जो है लॉन्ग शंट कंपाउंड, गलत है। कुमुलेटिव कंपाउंड नहीं है, डिफरेंशियल नहीं है, शार्ट शंट कंपाउंड, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर इसी क्वेश्चन में लॉन्ग शंट की बात आती तो लॉन्ग शंट में ये जो है ये यहाँ से हो जाता, यानी ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर ये दोनों के पैरेलल में ये शंट फील्ड वाइंडिंग होती, तो ये लॉन्ग का कंडीशन बनता। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों यदि मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का कोई भी स्टूडेंट अगर ITI सेकेंड ईयर का रिसेंटली एग्ज़ाम CBT उसको देना है तो अच्छे से इस सॉल्यूशन को आप देखिए और समझिए, इससे 100% क्वेश्चन आपके CBT एग्ज़ाम में हूबहू मिलेंगे, जैसा इसमें है वैसा मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।